एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की इस क्लास पे। अब अकाउंटेंसी की क्लास की शुरुआत करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और बिजनेसेस जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, हम क्यों सीख रहे हैं इसको। क्योंकि अगर आप देखेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप किसी ना किसी तरीके से अकाउंटिंग करते ही आए हैं, बुक कीपिंग मेंटेन करते ही आए हैं। अब वो कैसे, हम कैसे आज तक हमें तो पता ही नहीं चला कि हम अकाउंटिंग करते आए थे, हम अपनी बुक कीपिंग करते आए थे। तो आप अगर थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली आज तक किसी ना किसी तरीके से अपने पैसे का हिसाब रख ही रहे थे। और पैसे का हिसाब रखना ही तो हम इनमें हिसाब रखना ही तो सीखते हैं। बिजनेसमैन किस चीज़ का हिसाब रखता है अकाउंट्स में? अपने पैसों का। तो हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने पैसों का ही तो हिसाब रखते हैं। अब वो पैसों का हिसाब हम कैसे रखते हैं? सबसे पहले तो कोई अगर इंसान इंटेलिजेंट है तो वो सारी चीज़ें अपनी मेमोरी में याद रख लेता है। अब मेमोरी में कैसे? मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पैसे उधार मांगे हैं, तो आपको याद रहेगा, हाँ मैं उसका चेहरा जब भी देखूंगी मुझे याद आएगा कि मुझे इससे पैसे लेने हैं। अब 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, चाहे जो भी टाइम हो, बट हमें याद रहेगा कि हमें उससे पैसे लेने हैं। दूसरा, मान लीजिए हम कोई पार्टी करने गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे तो हमने वहाँ कंट्रीब्यूशन बेसिस रखा, TTMM, तू तेरा मैं मेरा, जो हम फॉलो करते हैं। तो हमने हमारा कंट्रीब्यूशन जिस फ्रेंड ने सारा पेमेंट किया था उसको अभी तक नहीं दिया है, तो हम याद रखते हैं, हाँ मुझे एक से पैसे लेने हैं जिसका नाम है X, और मुझे Y को पैसे देने हैं क्योंकि अभी तक मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं। तो मैं क्या ही कर रही थी, अपने पैसों का हिसाब ही रख रही हूँ, बट कहाँ? अपनी मेमोरी में। बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार कुछ टाइम बाद ना, अभी तो बहुत फ्रेश रहता है, सब याद रहता है कि उससे पैसे लिए, उसको पैसे देने हैं, सब याद रहता है। बट थोड़ा सा टाइम हो जाने के बाद हमें ध्यान नहीं रहता, हम थोड़े से डाइसी हो जाते। यार उसको पैसे दे दिए थे क्या? यार मैंने तुझसे पैसे ले लिए, या तूने मुझे पैसे दे दिए क्या? हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, या हम थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करना प्रेफर करते हैं, किताब के किसी पन्ने के कोने पे उसको पिन करना प्रेफर करते हैं कि यार इसको किसी ना किसी तरीके से कहीं अटका दो कि मुझे X से पैसे लेने हैं और मुझे Y को पैसे देने हैं। हम उसको कैसे भी लिख लेते हैं, और जिस दिन वो सेटलमेंट हमारा हो जाता है हम उस चीज़ को क्रॉस कर देते हैं और हम बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं कि हाँ मेरे पास सब लिखा हुआ है, अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं तो देखना मैंने उस चीज़ को स्ट्राइक आउट कर रखा होगा। तो हम बिल्कुल अश्योर्ड रहते हैं, हम बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं कि हाँ मैंने सब लिखा हुआ है, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ सिर्फ हम लोगों से जब पैसा लेते हैं और देते हैं सब तब करते हैं कि अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं। हम मान लीजिए हम कहीं बाहर पढ़ने गए हैं या हमारी जॉब लग गई है और हम पैसा अर्न करने लग गए, तो हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हम इस चीज़ का हिसाब भी रखने लग जाते हैं कि मैंने कितना पैसा अर्न कर लिया इस मंथ और मैंने कितना पैसा स्पेंड कर लिया। तो मैंने सिर्फ अपने लोन का हिसाब नहीं रखा कि मैंने अपने दोस्तों को कितना दिया और उनसे मैंने कितना ले रखा है, मैं अपनी इनकम और एक्सपेंस का हिसाब भी रखने लग जाती हूँ कि अच्छा मेरी महीने भर की इनकम इतनी होती है और उसमें से इतना खर्च हो जाता है, और वो खर्च किन किन चीज़ों पर हो जाता है मैं उसका भी हिसाब क्या करने लग जाती हूँ, मेंटेन करने लग जाती हूँ। अब आप किसी कोई डायरी मेंटेन करके रखता है, लेफ़्ट साइड में प्लस के आइटम, राइट साइड में माइनस के आइटम, सबका अपना एक तरीका है अपने बजट को मेंटेन करके चलने का कि अच्छा अब मुझे पार्टी करनी है तो मेरे पास कितना बजट है, यार मैं इस रेस्टोरेंट में जाके ही पार्टी कर सकती हूँ, यहीं इसी क्लब में जाके ही पार्टी कर सकती हूँ क्योंकि अभी मेरा बजट थोड़ा टाइट चल रहा है, अभी तक नई सैलरी नहीं आई है, मेरे पास इतना ही पैसा बचा है। वो हम सब कैसे बोलते हैं? कहीं ना कहीं या तो मेमोरी में या फिर कहीं पे हल्का सा पिन करके उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। ये तरीके तो हमारे पर्सनल काम में है। बट मान लीजिए आप
किसी बिजनेसमैन से भी मिलते हैं जो एक नॉर्मल लोकल बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, टिपिकल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा झमेला नहीं है। दुकान के बाहर ही आपको मिल जाएगा, उधार मांग कर शर्मिंदा ना करे। तो उनका बिजनेस भी बड़ा सिंपल सा है। वो बिजनेसमैन भी पिन करके रख सकता है मोस्टली, क्योंकि उनके ट्रांजैक्शंस अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस से थोड़े ज़्यादा होते हैं, या फिर मेमोरी में मेंटेन करके रख सकता है और उनका काम बड़ी आसानी से चल सकता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम कब आती है? जब हम हमारे बिजनेस को एनलार्ज करने की सोचते हैं, एक्सपैंड करने की सोचते हैं, या फिर एक बड़ा बिजनेस ही स्टार्ट करने की बात करते हैं, या फिर हम छोटे लेवल पर ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हम पे डाउट कर लिया और प्रूफ मांग लिया। और कौन प्रूफ मांगेगा नॉर्मली? कोई लीगल अथॉरिटी, कोर्ट मांग सकता है एज एविडेंस। आप हमें प्रूफ दीजिए, आपने इस इंसान से कितने पैसे ले रखे हैं, आपने उस इंसान को कितने पैसे दे रखे हैं, हमको प्रूफ दीजिए। या फिर आपकी इनकम कितनी होती है या आपके एक्सपेंस कितने होते हैं, उसका प्रूफ मुझसे मांगा जा सकता है। अब जो बातें मैंने कही, क्या हमारा सिनेरियो, हमारी लाइफ जब चेंज होती है अकाउंटिंग में, यहाँ तो हम मेंटेन कर रहे थे ना, हमें ज़रूरत क्यों है अकाउंटिंग सीखने की, कि अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है? तो हमने 2 क्वेश्चन किए। व्हेन यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, जब बिजनेस एक्सपैंड होता है ना तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती है, वो टिपिकल होता जाता है मेंटेन करना मेमोरी या पिन करने वाले तरीक़ों से। ये तो आप भी समझ रहे होंगे। या फिर हम पे किसी ने डाउट कर लिया और हमसे प्रूफ या एविडेंस के तौर पे कुछ मांगा जाए कि प्रूफ और एविडेंस दे। क्या मेरी मेमोरी एक प्रूफ मानी जा सकती है? नहीं, मेरी मेमोरी को कोई प्रूफ नहीं मान सकता, क्योंकि हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। ओरली हम कुछ भी कह रहे हैं, उसको कोर्ट या कोई भी लीगल अथॉरिटी क्या नहीं मानेगी? एक वैलिड एविडेंस नहीं मानेगी, जिसके आधार पे आप अपनी बात रख सके या आपकी बात मानी जा सके। पिन करना, मैंने अपने हिसाब से एक पन्ना दे दिया और मैं बता रही हूँ यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे अब जो मैंने पिन करके रखा है ना, मैं समझा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि देखो मैंने ये लिख रखा है ना 50,000 रुपये, ये प्रूफ है कि मुझे इससे इतने पैसे लेने हैं। मैं बता रही हूँ ना आपको, इसका लिखने का मतलब, जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है। अब जो मैंने लिख के भी रखा है उसका इंटरप्रिटेशन, कि उस लाइन का मतलब क्या है, वो भी मैं समझा रही हूँ, तो वो एक वैलिड एविडेंस कैसे हो सकता है? भाई आपने लिखा है, आप ही समझा रहे हो, तो हम क्या करेंगे? हम कैसे समझे ये क्या कहना चाह रहा है? तो लिखा हुआ तो है, बट एक ऐसे तरीके से जिसका इंटरप्रिटेशन हर एक इंसान को अगर मैं दे दूँ तो वो अलग तरीके से इंटरप्रेट कर ले, या किसी को तो समझ में ही ना आए। तो वो लिखा हुआ भी किस काम का, जो आपको फ्यूचर में किसी एविडेंस के लिए भी सपोर्ट ना कर सके। तो हमने देखा कि प्रूफ के लिए मैं पिन करके रखूँगी, तो या फिर प्रूफ के लिए मुझे अकाउंटिंग तरीके से करने की ज़रूरत है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम अगर मुझे एविडेंस देना पड़ेगा, इसका मतलब ये है मैं कुछ इलीगल कर दूं, या फिर मैं ईमानदारी से अपना बिजनेस नहीं कर रही थी इसलिए मुझसे किसी ने क्या मांग लिया, प्रूफ या एविडेंस मांग लिया। मैं ऐसा काम ही नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से ऑनेस्टली अपना बिजनेस करूँगी और कोई किसी भी इंसान को मुझसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और कभी मुझे प्रूफ या एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी दुकान में एक अकाउंटेंट बिठा के रखूँ और उसके ऊपर भी पैसा खर्च करूँ। मुझे उसकी कोई नीड नहीं है। बट क्या आप मानते हैं कि आप ईमानदार हैं तो आप पे कभी कोई कोर्ट में कुछ डाउट नहीं आ सकता, या किसी लीगल अथॉरिटी को आप पे डाउट नहीं आ सकता? डाउट तो किसी को भी आ सकता है। डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ सकती है? एविडेंसेस या प्रूफ की। आप पे सिर्फ शक किया जा रहा है, आपसे सिर्फ एविडेंसेस मांगे जा रहे हैं, आपको हम मुजरिम थोड़ी कह रहे हैं। बट उसके लिए भी आपको क्या मेंटेन करके रखना पड़ सकता है? एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने हिसाब को, जो सिर्फ आपको समझ में ना आए, दूसरों को भी समझ में आ जाए कि यही मतलब है।
मैं भी जो मतलब बता रही हूँ सामने वाले को भी वही मतलब उस पन्ने को देख के समझ में आना चाहिए, मेरे कहने से नहीं। अगर हम कहेंगे तो हम तो अपने आप को बचाने के लिए ही कहेंगे ना, और किसके लिए कहेंगे। दूसरा, जब हमारा बिज़नेस बड़ा होता है, अब बड़े बिज़नेस में क्या ज़रूरत आ जाती है, ऐसा क्या बड़ा कर देते हैं हम कि चलो प्रूफ से तो समझ में आता है, छोटा बिज़नेस भी हो तो प्रूफ मांग लिया, बट बड़ा, ऐसा क्या बड़ा बिज़नेस करते हैं हम कि हमें प्रूफ देने की ज़रूरत आ जाए। तो लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी विद द हेल्प ऑफ अ न्यू बिजनेस विच इज़ बिग इनफ। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड समर्थ, ठीक है। समर्थ नाम का एक व्यक्ति है जो बिजनेस करना चाहता है, उसकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, उसने सब कर लिया है। नाउ ही वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, वो अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहता है। अब समर्थ ने बोला आई विल ओपन अ फैक्ट्री ऑफ बिस्किट्स। मैं किसकी फैक्ट्री ओपन करना चाहता हूँ? बिस्किट्स, और बिस्किट्स का नाम होगा सैम जैम, ठीक है। उसके बिस्किट्स का नाम होगा सैम जैम। वो एक नया बिजनेस लाइन शुरू करने जा रहा है और उसने सारी तैयारी कर ली है कि मुझे बिज़नेस बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए मुझे एक लैंड लेना पड़ेगा, उस पर मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, बिल्डिंग के अंदर मुझे मशीन्स रखनी पड़ेगी, मशीन्स को चलाने के लिए मुझे लोग लाने पड़ेंगे, और उसके बाद ऑपरेशंस रन होंगे। तो जितना भी मैंने हिसाब लगाया है बिस्किट की फैक्ट्री खोलने के लिए, मैं 50 लाख रुपए में अपना प्रोडक्शन और बिज़नेस शुरू कर सकती हूँ, कर सकता है समर्थ। ओके, अब समर्थ ने जब देखा कि उसको 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या उसके पास 50 लाख रुपए रखे होंगे? और अगर उसके पास 50 लाख होते तो आप मानेंगे कि वो 50 लाख का ही बिज़नेस करता? फिर तो वो 50 करोड़ या 5 करोड़ का बिज़नेस शुरू करता। आप जहाँ होते हो आप उससे बड़ा कमाने की बात करते हो। जो आपके पास है सिर्फ उतना कमाने के लिए थोड़ी हम बिज़नेस करते हैं बड़ा। 50 लाख रुपए जो उसे चाहिए थे, अब हम देखेंगे कि उसने 2 तरीके से इकट्ठे कर लिए या कर सकता है। 2 तरीके कैसे? 2। पहला तरीका, अगर उसे पैसे चाहिए बिकॉज समर्थ ने अच्छी पढ़ाई करी है, उसका रेपो अच्छा है अपने रिश्तेदारों के वहाँ पे, तो उसने अपने फ्रेंड्स से बात करी, पेरेंट्स से बात करी, उसने अपनी खुद की सेविंग्स कर रखी थी। 10 साल पहले ही सोच लेते सैम जैम के बिस्किट्स आएंगे और सबको पसंद आएंगे क्योंकि बहुत अच्छे बिस्किट्स है ना। और रिलेटिव से भी बात करी तो सब लोग जो उसको ट्रस्ट करते हैं, जो एज अ पर्सन समर्थ को जानते हैं या उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो उसका फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं, मानते हैं कि वो इंसान कभी उनको ठगेगा नहीं, कभी चोरी नहीं करेगा। तो ऐसे करते करते इन सब लोगों से बात करते हुए, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हुए उसने कितने रुपए जमा कर लिए? यहाँ पर उसने पैसे कहाँ कहाँ से लिए? फ्रेंड्स से लिए, रिलेटिव्स से लिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स से मांग लिए थोड़े, सबसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, और खुद की भी सेविंग्स थी क्योंकि उसने बहुत पहले ही सपना देख लिया तो खुद की सेविंग्स भी यूज़ कर ली, ठीक है। अब ये पैसे क्या काफ़ी है 50 लाख रुपए की फैक्ट्री या बिजनेस चालू करने के लिए? नहीं, अभी 10 लाख रुपए से तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी के बचे 40 लाख रुपए वो कहाँ से लेके आएगा? 40 लाख रुपीज़ लाने के लिए या इकट्ठा या जमा करने के लिए उसे ऐसे लोगों से मदद लेनी पड़ेगी या सपोर्ट लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट इज़ सपोर्ट ऑफ मनी। मनी उनसे लेना पड़ेगा जिनको वो नहीं जानता, क्योंकि जान पहचान वालों ने तो मिल मिला के 10 दे दिए, और कितना दे सकते हैं वो। अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो आपको उन लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा जिनको आप जानते ही नहीं हो और ना वो आपको जानते, तो वो आपको क्यों दे देंगे इतना बड़ा अमाउंट? अब वो कौन से लोग होते हैं उसमें भी अगर अपन देखें तो अपन 2 तरीके के लोग बोल सकते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे लोग या ऐसी कॉरपोरेशंस होती है या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि क्या पर्पस के लिए बिजनेस करती है? दूसरों को लोन देने का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका काम ही लोगों को पैसा देना और लेना है, तो उन लोगों से हम अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें आती है बैंक्स, फाइनेंसिंग सोसाइटीज़ आती है, उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, DHFL, हाउसिंग का अगर आपको लोन लेना है तो आप DHFL जाते हैं, अब नहीं जा सकते, ओके।
तो ऐसे ही बिजनेस लोन्स और ये सब लेने के लिए वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें सिर्फ बैंक नहीं आती है, ऐसी कॉरपोरेशंस भी आती है जो कि नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, दूसरे होते हैं कि ऐसे पर्सन्स या इंडिविजुअल जिनका काम ही लोन देना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं। आपको किस पे पैसा देते हैं? वो ब्याज पे पैसा देते हैं। तो हम उन लोगों के पास भी जा सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी इंसान हमें पहचानता है क्या? नहीं पहचानता। या फिर समर्थ को पहचानता है क्या? नहीं पहचानता। तो वो कौन से ट्रस्ट के बेसिस पे इतना बड़ा अमाउंट समर्थ को दे दे कि हाँ, समर्थ क्या करके देगा? उनके पैसे से फैक्ट्री ही खोलेगा और उसको पैसा कहीं भी डुबाएगा नहीं कि पता चला कि गोवा जाके उसने कसिनो में सारे पैसे उड़ा दिए और लेके किस नाम पे गया था? फैक्ट्री खोलूँगा। सैम जैम तो हुआ नहीं, पूरा ही इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया उसका, तो अब कोई पैसे वो नहीं दे सकता, राइट? तो कैसे लोगों का ट्रस्ट आएगा उस पर? तो वो क्या बोलेगा? टाइम टू टाइम अगर वो अपने रिकॉर्ड्स उनको दिखा देगा, कम्युनिकेट कर देगा कि देखो मेरी प्रोग्रेस इतनी हो चुकी है, मैं ये कर चुका हूँ आपके 40 लाख रुपए से, मैंने देखिए लैंड खरीद लिए मेरे नाम पर ही है, मैंने बिल्डिंग खड़ी कर ली है, मैंने उसमें मशीनरी रख दी है, मशीनरी उसमें रख दी है और ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं। ये सारी बातें हम कम्युनिकेट अगर वर्बली करेंगे तो कोई मानेगा नहीं। ये बातें कहाँ लिखी हुई होगी? ये जो बातें हमें कम्युनिकेट करनी है कि पैसे को मैंने कहाँ डायरेक्ट किया, कहाँ पे एम्प्लॉय किया, ये बातें कि 50 लाख रुपए का किसी ने मुझसे हिसाब मांग लिया, तो ये बातें कहाँ लिखी हुई रहती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कहाँ लिखी हुई रहती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसमें आपका ये हिसाब लोगों को कम्युनिकेट होता है कि आपके पास कितना पैसा आया, जो कि कितना है? 50 लाख रुपए। उसको आपने कहाँ इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उससे आपको इनकम कितनी जनरेट हुई है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट आते हैं। एक का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अकाउंट बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी की भाषा में अगर आप एक कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, और दूसरा होता है बैलेंस शीट। ये जो चीज़ें हम बनाते हैं टाइम टू टाइम, अगर हम थर्ड पार्टीज़ जिनको हम नहीं जानते और जो हमें नहीं जानती, अगर हम उनको कम्युनिकेट करते हैं तो इससे हमारी प्रोग्रेस उन्हें समझ में आती है कि हमने कहाँ कहाँ और कैसी प्रोग्रेस कर ली है। उनको ये सेफ्टी, ये प्रोटेक्शन, ये सिक्योरिटी मिल जाती है कि यस, उनका पैसा सही इन्वेस्टमेंट की जगह पे गया है जहाँ वो करना चाहते थे, और उससे उनको रिटर्न्स होंगे और उनको टाइम टू टाइम क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट मिल जाएगा, जो हमने समर्थ को दिया था, क्योंकि समर्थ का बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो समर्थ इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, हिज बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो हमें टाइम टू टाइम लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स कर सकता है। तो हमने 2 बातें सीख ली है। एक कि हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम जब बिज़नेस कर रहे होते हैं, हमसे प्रूफ मांगा जा सकता है, या फिर हमें मेंटेन करने की ज़रूरत हो सकती है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत लोग करने वाले हैं। हम इसे ऐसे लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, ये एक ऐसा ज़रिया है लोगों को कम्युनिकेट करने का कि मेरा बिज़नेस काम कर रहा है, मैं खाली नहीं बैठा हूँ और 50 लाख रुपए सही जगह पे आपने मुझे दिए हैं, राइट? तो पहला हमने सीख लिया कि हाँ, बुक कीपिंग करने की ज़रूरत तो है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत तो है। अब कैसे मेंटेन करें? ऐसे कर लूँ पिन बना के कहीं पर भी? कैसे भी नहीं। एक ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से उसको रिकॉर्ड करिए कि किसी को समझाने की ज़रूरत ना पड़े। दैट पेपर इटसेल्फ इज़ एन एविडेंस एंड इज़ एलिजिबल, इट इटसेल्फ इज़ स्पीकिंग। वो खुद अपनी बात कम्युनिकेट कर सकता है वो पन्ना कि हाँ, इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है तो इसका मतलब यही है। मैं भी वही समझूंगी जिसको उस भाषा का ज्ञान है। एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जो कि एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका फॉलो करती है जो कि सब लोग को समझ में आए। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम इज़ एंड आर
और एंड जैसे शब्द हम यूज़ करते तो हमें पता पड़ जाता है एंड मतलब दोनों, और मतलब दोनों में से एक। तो ये कॉमन भाषा है। अगर एंड और का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग होगा तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे विदाउट एनी इंटरप्शन और विदाउट एनी मिसकम्युनिकेशन। चीज़ें सही से कम्युनिकेट हो जाए उसके लिए हम एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम क्या होता है, अकाउंटेंसी। हम एक ऐसी कॉमन भाषा सीखते हैं ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनको जब हम ये कम्युनिकेट करें तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमने ये बातें तो सीख ली। अब अकाउंटेंसी एक ऐसी भाषा जिसको क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटेंसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बिजनेस की बातें जो कम्युनिकेट करता है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कम्युनिकेट करता है, उस भाषा को सीखने के लिए हम किसकी नॉलेज लेते हैं, अकाउंटेंसी की। वो नॉलेज कौन प्रोवाइड करता है हमको, अकाउंटेंसी। ओके, अब सिर्फ क्योंकि इसके यूज़र बहुत है, इसको इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल करना है, सिर्फ इसीलिए हम फॉलो करेंगे क्या कि अकाउंटेंसी की भाषा सीख लो और अकाउंटेंसी की भाषा सीख लिए तो वैसे ही रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। सिर्फ उतनी सी ही ज़रूरत है कि अकाउंट्स की बुक कीपिंग करने की, अकाउंटिंग प्रैक्टिस करने की? नहीं। जब हमारा बिजनेस बड़ा होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है, हर एक चीज़ एक अकेले इंसान से मैनेज करना पॉसिबल है क्या? नहीं। हर एक चीज़ के लिए हमें एक ऐसे स्पेशलाइज्ड बंदे की, एक ऐसे स्पेशलाइज्ड पर्सन की हेल्प चाहिए होती है। जैसे मशीनरी वगैरह का काम है तो इंजीनियर हेल्प करेगा ना। मैं थोड़ी बताऊंगी कि मशीनरी में कुछ कुछ डिफेक्ट आ गया है तो इसको कैसे सही करना है। अब बिल्डिंग खड़ी करनी है या बिल्डिंग बननी है तो मुझे आर्किटेक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसी तरह से जब हमें सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करने की नीड आ जाती है और हमारा बिज़नेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हर चीज़ का ज्ञान एक बिज़नेस ओनर नहीं रख सकता। तो वो एक ऐसे लोगों को हायर करेगा जिन लोगों को इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, जो कि कौन होते हैं, अकाउंटेंट्स। ओके, अकाउंटेंट्स वो लोग होते हैं जिनको इस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है और वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिज़नेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। अब उनको रखने से क्या फ़ायदा है कि क्योंकि उन्हें एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसे सब्जेक्ट की नॉलेज है कि अगर वो इंसान बिज़नेस छोड़ के भी जाना चाहे, कि अपना पोजीशन छोड़ के किसी और कंपनी में जाना चाहे, मैं बिना किसी टेंशन के, बिना उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हुए मैं किसी और को भी क्या कर सकती हूँ, हायर कर सकती हूँ। और मेरा बिज़नेस, अगर मैं अपने बिज़नेस में पार्टनर्स लेके आना चाहूँ या और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहूँ, मैं अपने बिज़नेस ओनर्स को बढ़ाना चाहूँ, तो भी बड़ी आसानी से अपने रिकॉर्ड्स दिखा के उनको क्या कर सकती हूँ, अट्रैक्ट कर सकती हूँ और बोल सकती हूँ आप प्लीज़ मेरे बिज़नेस में आइए और हम इसे और बड़ा बिज़नेस बनाएंगे। तो हमने क्या जान लिया कि ये सब्जेक्ट सीखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसकी नीड सिर्फ हम तक ही लिमिटेड नहीं होती है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, अलग अलग थर्ड पर्सन्स जिनको हमारी अकाउंटिंग की भाषा नहीं समझ में आती है, उनको ये समझना, उनको ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम ये कम्युनिकेट करते हैं, तो हम एक कॉमन भाषा सीखते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज, कि मैं अगर कह रही हूँ तो मैं भी यही बोल रही हूँ और आप भी वही कह रहे हो। उस पेपर एविडेंस से मैं भी वही समझ सकती हूँ जो वो समझाना चाह रहा है और आप भी वही समझ रहे हो जो वो पेपर, जो वो फॉर्मेट, जो वो स्टेटमेंट समझा रहा है। ठीक है, तो हमने समझ लिया। अब सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग और बुक मेंटेन करना ही एक अकाउंटेंट का जीवन होता है क्या? नहीं। दिस अकाउंटिंग जो आप सीखेंगे, द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, जो जिसकी नॉलेज आप लेंगे, वो एक ऐसा बेस क्रिएट करेगा आपके लिए कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सपैंडिंग आवरसेल्व्स, आवर बिजनेस, बिकॉज ऑफ गोइंग ग्लोबल, टेक्नोलॉजीज़ में इतने एडवांसमेंट है, तो उसी तरीके से किस में भी एडवांसमेंट्स आ गए हैं, अकाउंटिंग में भी एडवांसमेंट्स आ गए हैं। हम जो सीखने जा रहे हैं वो एक बेस है जिससे बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग इवॉल्व हो चुकी है और भी आगे हो रही है।
वो एक ऐसी स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग्स होती है जैसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ई कॉमर्स वाले बिजनेसेस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और भी एट्सेट्रा, ऐसे ऐसे रोल्स जहाँ पे स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट्स की नॉलेज का यूज़ करने की ज़रूरत होती है, उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत होती है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा पर्सन चाहिए हमारी पोजीशन के लिए जो सोशल अकाउंटिंग कर सके, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, यूज़र्स और उसके पर्पस अलग हो जाते हैं या उसकी नीड आ जाती है कि हमें क्या मेंटेन करने की ज़रूरत है। सोशल अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग में क्या क्या फ्रॉड हो गए उसकी जानकारी की नॉलेज लेना भी कहाँ से सीखोगे आप? जब तक आपको अकाउंटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग ढंग से समझ नहीं आएगी, आप उसमें से फ्रॉड्स कैसे निकालोगे? तो दिस सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, जिससे आप अकाउंटिंग करना, बुक कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेनिंग करना सीखेंगे, ये एक ऐसा बेस क्रिएट कर देगा दैट यू कैन मेक योर फ्यूचर, योर करियर इन अ वाइड वेराइटी ऑफ फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि अनलिमिटेड है और रोज़ इवॉल्व हो रही है, कुछ ना कुछ नया एडवांसमेंट आ रहा है। यू विल बी स्किल्ड इन सम स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो आप अपना करियर एक बहुत अच्छी शुरुआत से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब एकेडमिक टॉपिक्स की। ज़रूरत तो हमने देख ली है। अब इसकी शुरुआत करने से पहले अगर मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा, आपको रियलाइज़ हुआ होगा मैंने बहुत वर्ड्स यूज़ कर लिए। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स भी एक वर्ड होता है, शायद मैंने यूज़ किया हो, और फिफ्थ अकाउंटेंट। आगे बढ़ने से पहले हम हमारा ये बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है। हम एक ही जगह एन यूज़ कर ले, द की जगह हम एन यूज़ कर ले तो हम गड़बड़ कर देते हैं और हम पे लोग हंसते हैं, जिसको उसकी नॉलेज होती है। जिसको नॉलेज नहीं वो तो क्या ही हंसेगा हम पे, वो भी मान लेगा हाँ हाँ यहाँ पे ए एन द की जगह द कुछ भी आ सकता है। तो जो ग्रामर होती है या सही शब्द यूज़ करना सही जगह पे, तो ऐसे ही अकाउंटिंग के टर्म्स होते हैं। अगर आपको सही से बातें कम्युनिकेट करनी है और आपको सही सेंस में बात करनी है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सही जगह पे सही वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हमने कौन कौन से वर्ड्स देख लिए, अभी सुन लिए एक्चुअली आप लोगों ने। बुक कीपिंग, राइट, बुक कीपिंग एक वर्ड था हमारे लिए। हमने अकाउंटेंसी करके एक वर्ड सुना, हम अकाउंटिंग करके एक वर्ड सुन चुके हैं। द बोर्ड इज शेकिंग। अकाउंट्स नाम का एक वर्ड है, राइट, एंड अकाउंटेंट करके एक वर्ड होता है। ओके, हम इन शब्दों के बीच का फ़र्क अपने बेस की शुरुआत बनाएंगे, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग 11th पास भी हो जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं अकाउंटिंग पढ़ती हूँ या मैं अकाउंटेंसी पढ़ती हूँ या मैं बुक कीपिंग पढ़ती हूँ। सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम कभी भी अपना बेस जो कि थ्योरी ही होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने में कभी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, राइट। बट वी विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर आवर बेटर फ्यूचर, फॉर अ प्रॉस्परस फ्यूचर। देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट, अकाउंट्स। चलो ये तो समझ में आता है, ये दोनों तो अलग ही शब्द होंगे। क्या बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में कोई फ़र्क है, या मैं और लगा दूं, किसके जगह भी कोई सा भी वर्ड यूज़ कर लूं? आर दीज थ्री वर्ड्स इंटरचेंजेबल? किसी की जगह किसी को यूज़ कर सकती हूँ, या इन सब शब्दों का अपना एक अलग मीनिंग है और इन सबको उनकी सही जगह पर ही यूज़ करना है। ओके, अब सबसे पहला, यस, इन सब शब्दों में डिफरेंस है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन ऑल दीज थ्री वर्ड्स। बुक कीपिंग का मतलब कुछ और है, अकाउंटेंसी का मतलब कुछ और है, और अकाउंटिंग का मतलब कुछ और है। देखिए, व्हाट इज़ बुक कीपिंग? जो बातें मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हम कर रहे थे और जो बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, फाइनेंशियल मतलब मनी रिलेटेड पैसे का फ्लो होगा, उन चीज़ों को रिकॉर्ड जब मैं करूँगी,
उस चीज़ को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इज़ व्हाट? बुक कीपिंग। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना, उनको लिख लेना इज़ बुक कीपिंग। मतलब जब मैं चीज़ें रिकॉर्ड करके लिखने लग जाऊंगी तो उसका मतलब क्या है? बुक कीपिंग है। ओके, राइट। उसके बाद में अकाउंटेंसी। अभी अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज गेटिंग द नॉलेज ऑफ how to do the accounting. When I am taking the knowledge, when I am gaining the knowledge of how to do accounting is known as accountancy. So accountancy is the subject जो आपको knowledge देता है एक ऐसे systematic process की, ऐसे rules principles आपको बताता है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है और ऐसे अपनी record keeping करनी है, ऐसे अपनी accounting करनी है। तो दिस इज़ द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट की नॉलेज लेना इज़ अकाउंटेंसी। तो आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर स्टडिंग व्हाट? आई एम स्टडिंग अकाउंटेंसी। डू यू स्टडी अकाउंटिंग? नो, वी स्टडी accountancy and we gain the knowledge, we take the knowledge of how to do accounting. और जो नॉलेज हमने ले ली है उससे हम बुक कीपिंग करना सीखते हैं। बुक कीपिंग कर लेने के बाद हम क्या करते हैं? एक ऐसा पार्ट प्ले करते हैं जो कि पहले अकाउंटेंट को सिर्फ यहीं तक ही सीमित रखा गया था कि अकाउंटेंट हो ना तुम, बही खाते हिसाब को सिर्फ मेंटेन करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही हम आगे इवॉल्व होते गए हमारा काम सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने तक ही नहीं रहा, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करवाना, एनालिसिस करना, कम्युनिकेट करना भी हमारा काम हो गया। तो अकाउंटिंग इज़ एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटेंसी नॉलेज, राइट? एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस दैट वी हैव लर्नड ड्यूरिंग अकाउंटेंसी। जब हम सब्जेक्ट की नॉलेज ले रहे थे उस नॉलेज को जब हम अप्लाई करने लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो प्रोसेस अकाउंटिंग हो जाता है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग। व्हाट? अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मतलब अकाउंटिंग अपने आप में किसको इंक्लूड करके रखता है? बुक कीपिंग को। अकाउंटिंग इज bookkeeping. Accounting is bookkeeping plus summarizing and communicating. हम आगे चल के इसको और डिटेल में समझेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर ही क्या आ गया? बुक कीपिंग आ गया। मतलब बुक कीपिंग तो सिर्फ चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग उनको रिकॉर्ड करके उनके स्टेटमेंट्स बनाना और कम्युनिकेट करने का काम किसका है? अकाउंटिंग का। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग? बुक कीपिंग जिसका रोल एक बुक कीपर करता है, बुक कीपिंग इज़ डन, दिस प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग इज़ डन बाय अ बुक कीपर और वी कैन से रिकॉर्ड कीपर, राइट? बुक कीपर या रिकॉर्ड कीपर का काम है बिज़नेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम है। सिर्फ उन्हें एक जगह लिख कर रखने का काम किसका होता है? बुक कीपिंग का काम होता है। बट अकाउंटिंग का जो काम होता है, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ मच वाइडर देन बुक कीपिंग। पहले के टाइम में एक अकाउंटेंट का काम होता था या एक बही खाते लिखने वाले का काम क्या होता था? चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखने का। बट विद द एडवांसमेंट्स इन द टेक्नोलॉजीज़ वैसे ही देयर हैव बीन डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग ऑल्सो। तो अकाउंटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग करना नहीं है, रिकॉर्ड कर लेने के बाद जब हमें उसे प्रेजेंट भी करना होता है वो भी रोल कौन प्ले करता है? एक अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो करने वाला। एंड द वन हु फॉलोज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज एन accountant.
वो इंसान जो रोल प्ले करता है अकाउंटिंग का काम करने का, वो कौन होता है? अकाउंटेंट होता है. इट इज़ अ जॉब टाइटल, इट इज़ अ जॉब पोजिशन दैट आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट. सो द पर्सन हु डज अकाउंटिंग, दैट मीन्स उसका काम है बुक कीपिंग के आगे भी प्रोसेस को फॉलो करना, आगे भी अपने प्रोसेस को लेके जाना. तो बुक कीपिंग के अलावा भी अगर एडिशनल वर्क्स आपसे कराए जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट एज वेल. तो क्या फ़र्क है बुक कीपिंग और रिकॉर्ड कीपिंग में? एक और कि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको बुक कीपिंग करनी ही पड़ेगी, बट अगर आपको बुक कीपिंग करनी है तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी क्या? नहीं, बिकॉज फाइनली जो डेटा हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हम फाइनली बनाते हैं, दैट इज़ समराइजिंग के स्टेप पर हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब तक नहीं बन सकते जब तक हमने बुक कीपिंग कंप्लीट ना की हो. तो अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, बट बुक कीपिंग डज नॉट इंक्लूड अकाउंटिंग. जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है उसके आगे भी अकाउंटिंग के प्रोसेसेस चलते रहते हैं. द पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड फॉर दिस वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज़ नोन एज एन अकाउंटेंट. ओके, नाउ अकाउंट्स. अभी अकाउंट्स क्या होते हैं? अकाउंट्स अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझना चाहे तो वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ बैंक अकाउंट. अगर हमारा कोई भी बैंक अकाउंट होता है वो किसी के भी नाम पर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक अकाउंट हमारे नाम पर है, तो मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें मैंने कितना पैसा डिपॉजिट किया है, उसमें से कितना विड्रॉ कर लिया है और कितना कहाँ पर विड्रॉ किया है, कब कब विड्रॉ किया है, उसकी सारी डिटेल्स मुझे कहाँ मिलेगी? मेरी बैंक पासबुक में. तो जो मेरी पासबुक है, जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें किस इंसान से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मुझे मिलेंगे? सिर्फ मुझसे रिलेटेड. किसी और ने क्या किया है वो मेरे अकाउंट में होगा क्या? बिल्कुल नहीं. तो अकाउंट्स इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर हेड. इट इज़ अ रिकॉर्ड. अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा खाता जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस. उन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होगा जो कि किससे रिलेटेड होंगे? एक पर्टिकुलर हेड से, रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर हेड ओनली. तो जितने भी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे उतने खाते बनते जाएंगे और उस पर्टिकुलर हेड की एंट्रीज जितनी बार होती है वो सारी आपको कहाँ मिलेगी? समराइज्ड वे में अकाउंट्स के अंदर मिलेगी. इसके बारे में डिटेल डिस्कशन और आपको इन डेप्थ क्लैरिटी जो आएगी वो आगे अपकमिंग चैप्टर्स में आती ही जाएगी जब हम बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग के स्टेप्स और चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स एंड अकाउंटेंट. आई होप सो. अब आगे चल के आप जब भी एक वर्ड या एक सेंटेंस में इनमें से किसी वर्ड को यूज़ करेंगे तो आप एक राइट वर्ड को यूज़ करेंगे. आप जम्बल अप नहीं होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना चाहिए. हमने ये भी सीखा कि अकाउंटिंग का जो काम हमें सीखना है, अकाउंटेंसी की जो हमें नॉलेज लेनी है वो क्यों ज़रूरी है और वो कैसे हमें हेल्प करेगी, और आगे चल के अगर हम हमारा करियर अकाउंटिंग में ही बनाना चाहते हैं तो इसकी हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कि आज हम जो बेसिक्स सीख रहे हैं वो आगे चल के हमारा करियर का जो वाइडनेस होगी, हमारे जो स्कोप होगा कि फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं, उन सबको बढ़ावा देगा, उन सब के हमारा करियर का स्कोप बढ़ा दिया है. तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, थैंक यू.